हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू टी स्टेप कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। जैसे कि लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका पहला चैप्टर क्या है। पहले चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमें आजादी मिली थी तो आजाद होने से पहले हमारा भारत कैसा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा भारत कैसा था, हमने वो भी देखा था कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन तो जो थी वो किस पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती थी। वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करके अपनी कमाई करती थी, खाती थी, मस्त जीती थी हमारी जिंदगी, अपनी जिंदगी सॉरी। देन उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का आना हुआ एंड उन्होंने सब कुछ पूरी इंडियन इकोनॉमी को अपने हाथ में कर दिया एंड पूरी इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो उसकी पूरी हिंट हमने कहां पे देख ली थी, लास्ट वीडियो में देख ली थी, लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 के बाद ये आपके लिए है लेक्चर 2। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बताया है। सो वो टॉपिक पढ़ना है एंड देन फिर आपको आना है पार्ट 2 पर। ठीक है, आया समझ में। तो आज हम क्या देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसे अफेक्ट होने लगा, वो हम आज इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स से आने से पहले आपको अच्छे से पता है 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन या 85% ऑफ द पॉपुलेशन क्या करती थी, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर फील्ड में थी, है ना, वहीं से कमाती थी, वहीं से खाती थी। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ था वो कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे। ठीक है, बचे हुए लोग जो थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी, क्योंकि उनके गुड्स इतने, प्रोडक्ट्स इतने ओरिजिनल रहते थे कि पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड फेमस थे। ठीक है, आया समझ में। फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स का आना हुआ हमारी इंडिया पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया की इकोनॉमी को हमारे अपने हाथ में कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होने लगी और नेगेटिवली इफेक्ट होने लगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था इंडियन इकोनॉमी का वो कैसे इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां पे अगर हम स्टैग्नेशन की बात करें तो स्टैग्नेशन मतलब क्या है, कोई भी चीज एक जगह पे रुक गई है या फिर ग्रो कर रही है लेकिन बहुत ही लो रेट से, ना के बराबर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर जो सेक्टर था, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर था वो कैसे रुक गया या फिर हम बोल सकते हैं कैसे लो रेट पे ग्रो करने लगा। ठीक है, वो हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया चल रहा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने और दिक्कतें बढ़ा दी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, तो वो दिक्कतें क्या क्या थी, क्या क्या दिक्कतें लोग फेस कर रहे थे उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व थे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये आपको रीजन देके रखे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतनी कम रेट से ग्रो क्यों कर रहा था। ठीक है, ना के बराबर ग्रो क्यों कर रहा था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सबसे पहला क्या आ जाएगा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ये सबसे पहला रीजन एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी कम रेट से ग्रो कर रहा था। बोला जा रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको समझाया है। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब
ब्रिटिशर्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को अपने हाथ में कर दिया था, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट। हम उनकी, इंडिया उनकी कॉलोनी बन चुकी थी, उनकी गुलाम बन चुकी थी। एंड वो क्या थे? वो थे रूलिंग कंट्री। वो क्या थे? रूलिंग कंट्री, क्योंकि वो रूल कर रहे थे इंडिया को, ठीक है, अपने हिसाब से इंडिया को चला रहे थे। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जब वो हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत खराब चलने लगा। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या होता है? वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसमें हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोल दो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोल दो, जमींदारी सिस्टम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, आया समझ में। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ये जो जमींदारी सिस्टम है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एंड कौन से सन में? 1793 में, ठीक है। The basic aim for starting this was to increase the revenue of colonial government। अब इन्होंने जमींदारी सिस्टम क्यों लेकर आए? ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटेन है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो पाए, उनको ऑन हो पाए। अपने ही फायदे के लिए वो जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे, ताकि उससे वो पैसा कमा पाए, ठीक है, आया समझ में। Under the system, zamindars were recognized as owners of the land and were given the right to collect the rent lagan from the farmers। बोला जा रहा है कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो लैंड रहती थी, जहां पे क्रॉप्स वगैरह उगते थे, उसका जो ऑनर है वो किसको बना दिया गया? उसका ऑनर बना दिया गया जमींदार को, ठीक है। बेसिकली आपको अच्छे से पता है, जो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स। लेकिन उस लैंड के ऑनर फार्मर्स नहीं थे, बल्कि कौन था? जमींदार, जो कि वो बीच का इंसान था, जो जुड़ा हुआ था फार्मर से भी और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी, मतलब ब्रिटेन से भी, ठीक है, आया समझ में। तो लैंड का ऑनर किसे बना दिया गया? सपोज कीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये फार्मर्स हैं जो लैंड पे क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। अब इनके बीच में क्या आ गया? जमींदार्स, मतलब ये हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन हो गई, ब्रिटेन के लोग हो गए, ठीक है, ये फार्मर्स हो गए जो कि काम कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में आ गया जमींदार, और इस जमींदार को क्या बना दिया गया? लैंड का ओनर बना दिया गया, ठीक है, आया समझ में। अब ऐसा क्यों किया वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट लगान। इसी में ही बोल के रखा हुआ है कि जमींदार को क्यों इन्वॉल्व करा गया? ताकि वो फार्मर से क्या ले सके? रेंट ले सके, जिसे हम क्या बोलते हैं? लगान। क्या बोलते हैं हम? लगान। ये जमींदार क्या करते थे? लगान लेते थे फार्मर्स से, ठीक है, और जाके ब्रिटिशर्स को पे कर देते थे। किसको दे देते थे? जाके ब्रिटिशर्स को। एक तरीके से रेंट बोल सकते हैं, जैसे कि हम हाउस रेंट पे करते हैं, वैसे फार्मर्स जो है वो जमींदार को रेंट पे किया करते थे यहाँ इस फील्ड में क्रॉप्स उगाने के, ठीक है, और वो रेंट कलेक्ट करके जमींदार किसको दे देता था? आगे जाके कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन के लोगों को दे देता था, ठीक है, आया समझ में। चलिए, Thus the zamindar were to function as intermediaries between the cultivators and the British government। वही चीज बोली जा रही है कि ये क्या था? इंटरमीडिएरी, मतलब बीच का इंसान था फार्मर्स एंड ब्रिटिशर्स के, ठीक है, आया समझ में। This system was based on exploitation as zamindar were allowed to extract as much rent or lagan as they wished। क्या बोला जा रहा है? ये एक तरीके से क्या था? फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने का तरीका था, बर्बाद कर देने का तरीका था। क्योंकि क्या करते थे जमींदार्स? जितनी उनकी मर्जी हो रही है, हाई रेट पर फार्मर्स से रेंट चार्ज करते थे, लगान चार्ज करते थे, जितनी उनकी मर्जी है, ठीक है, आया समझ में। कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर आज कम कमा रहे हैं तो कम रेट चार्ज होगा, कल ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा रेट चार्ज होगा। उनको मतलब ही नहीं था फार्मर कितना कमा रहा है, उनको था कि हम ये चार्ज कर रहे हैं, आपको देना ही होगा, कमाई हो
या ना हो, ठीक है, आया समझ में। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, ये तो चलो पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम देख लें। सो जमींदार इम्पोज्ड exorbitant lagan and the rates of lagan were so high that farmers were not left with enough food grains to feed themselves। क्या बोला जा रहा है, ये जो जमींदार थे जिन्होंने इतना रेंट चार्ज करना चालू कर दिया था ना, इससे क्या हुआ कि वो लगान इतना हाई चार्ज करते थे कि जो फार्मर्स थे उनके लिए खुद ही खाने को कुछ नहीं बचता था, कोई फूड ग्रेन नहीं बचता था, कोई पैसे नहीं बचते थे कि वो खुद का घर चला सके, खुद को फीड कर सके, ठीक है। दिस मेड द फार्मर्स इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक। इससे क्या हो गया, फार्मर्स जो थे इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक पड़ने लगे, ठीक है। जमींदार्स वर ओनली इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो जमींदार थे वो किसके साथ मिले हुए थे, ब्रिटिशर्स के साथ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ। तो उनको कोई मतलब नहीं था कि फार्मर्स की हेल्थ को या फार्मर्स के इकोनॉमी को, मतलब जो वो अर्न करते हैं उसका कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए। यहां तक कि अगर फील्ड में कोई दिक्कत आ जाती थी ना, लैंड में, या फील्ड खराब हो रही है जहां पे क्रॉप्स उगा रहे हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, उनको उससे भी कोई मतलब नहीं था, वो बिल्कुल इंप्रूवमेंट करके नहीं देते थे। सब कुछ उन्होंने फार्मर्स के हाथ पे छोड़ा हुआ था, बस करना क्या था, उनको रेंट लेना था, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ही ब्रिटिशर्स ने कुछ किया और ना ही जमींदार ने कुछ किया इस लैंड को सुधारने के लिए, और ना ही उन्होंने फार्मर्स की सहायता करी। उनका मेन मोटिव क्या था, खुद की कॉलोनियल गवर्नमेंट को बढ़ा सके, वहां से, यहाँ लैंड से रेवेन्यू जनरेट कर सके, उनको कोई मतलब नहीं था फार्मर से, ठीक है। आया समझ में। तो ये एक रीजन है। तो जमींदारी सिस्टम का तो मतलब समझ में आया होगा ना। हाँ, तो ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, लो रेट से ग्रोथ होने लगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि सब उदास हो रहे थे, सब निराश हो रहे थे, उनको इनकम हो नहीं रही थी, तो वो क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, अब ये सेकंड रीजन में समझ आएगा आपको, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर को ही एक बिजनेस बना दिया, अर्न करने का जरिया बना दिया, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। मेनली होता क्या था, सभी लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व थे, अपनी अपनी जमीन पर क्रॉप्स उगाते थे, ठीक है, खाने पीने की चीजें उगाते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे, खुद खाते थे मजे से। उनका ये मोटिव नहीं था कि हमने जो उगाया है वो बेच दें आगे, ठीक है, ये उनका मेन मोटिव नहीं था। वो खुद के लिए मतलब उगाते थे, खाते थे, मस्त रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या होने लगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा, मतलब जो वो कमा रहे हैं वो क्या कर देते थे, आगे सेल कर देते थे मार्केट में, रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रख देते, ठीक है। आया समझ में। मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने क्रॉप्स उगाए हैं वो आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं, खुद कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। आया समझ में। So during the British rule, farmers were given higher price for producing cash crops like cotton or jute. ठीक है। However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industries. क्या बोला जा रहा है, अभी फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि जमींदारी सिस्टम आने की वजह से फार्मर्स लोग बहुत परेशान थे, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है। इनफैक्ट वो खुद के खाने के लाले पड़ गए थे, खुद भी नहीं खा पा रहे थे जो वो उगा रहे थे क्रॉप्स, ठीक है। आया समझ में। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चाल चली, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चालू कर दिया, जिसमें वो फार्मर्स को क्या लालच देते थे कि अगर आप कैश क्रॉप्स उगा रहे हो, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ऐसे क्रॉप्स उगा रहे हो तो हम आपको हाई चार्जेस देंगे ये सब करने के लिए, ठीक है, हम आपको पे करेंगे। तो लालच में आकर फार्मर्स ने क्या किया, इनकी बात मान ली, फार्मर्स बिल्कुल कैश क्रॉप्स उगाने लगे, ठीक है। आया समझ में। लेकिन इससे भी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फार्मर्स की, या इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, वो सही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कैश क्रॉप्स उगाए जा रहे थे ना, ये जो ब्रिटिशर्स थे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए ये कैश क्रॉप्स उगाए जा रहे थे, क्योंकि उनको जरूरत थी कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह की, ठीक है। और
इंडिको वैसे तो नील की खेती से बोला जाता है, तो इंडिको उगाने से और एक नुकसान होता था कि जहां पे इंडिको उग गया वहां पे कोई और खाने पीने की चीज क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते। ठीक है, आया समझ में? तो इससे क्या हुआ, फूड क्रॉप्स हट गए। ठीक है, सब लोग क्या करने लगे, कैश क्रॉप्स की खेती करने लगे। ठीक है, और कैश क्रॉप से क्या हो रहा था, खा पी रहे थे क्या? नहीं, लालच में आके उन्होंने कर तो लिया। देन अगेन इंडियन इकोनॉमी इस वजह से गिर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो कैश क्रॉप्स थे इंडिया के लिए यूज नहीं हो रहे थे, ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहे थे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, Thus British rule prompted shifting of crops from food crops to cash crops। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के अनुसार जो हमारी इंडिया है उसने फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को उगाना चालू कर दिया। ठीक है, आया समझ में? तो ये सेकंड रीजन हो गया क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट आई। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं थर्ड रीजन पे, जो कि क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब है, सपोज कीजिए एक फील्ड है, यहां पे हम 10 किलो आलू उगा सकते हैं। ठीक है, 10 किलो आलू उगा नहीं सकते, 10 किलो आलू उगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस फील्ड में 100 किलो आलू उग सकते हैं। मतलब उग कितने सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 100 किलो, लेकिन हम उगा कितने रहे हैं, 10 किलो। तो प्रोडक्टिविटी गिर रही है कि नहीं, जितना हम उगा सकते हैं उतना उगा नहीं रहे, लेकिन कम उग रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसका क्या कारण था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमें कुछ अता पता नहीं था, इसलिए जो फील्ड होती थी, जो लैंड होती थी जहां पे क्रॉप्स उगाए जाते थे, उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही थी। कहाँ हम 100 किलो उगा सकते थे और उगा कितने रहे थे, 10 किलो। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एक टाइप से एक प्रोसेस होती है जहां पे पानी दिया जाता है क्रॉप्स को। ठीक है, आया समझ में? तो वो भी यहाँ पर नहीं था, इंडिया में नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था इरिगेशन फैसिलिटी होता क्या है। ठीक है, वो तो बस डिपेंड रहते थे कहाँ पे रेनफॉल हो जाए, बारिश आ जाए। ठीक है, और जो भी पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी रहती थी, पुराने जमाने के तरीके रहते थे, उसी को अपनाते थे, उनको पता ही नहीं था इरिगेशन फैसिलिटी होता क्या है। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगेन जो फार्मर्स थे वो फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था शायद हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो जो हमारी जमीन है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सोचते थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही इरिगेशन फैसिलिटी थी, और फर्टिलाइजर्स भी यूज नहीं करते थे, जिस वजह से जितनी प्रोडक्टिविटी थी फील्ड की उतना आ नहीं पाता था, उतने क्रॉप्स उग नहीं पाते थे, बल्कि कम उगते थे। ठीक है, ये तीसरा रीजन हो गया, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर गिरने लगा। ठीक है, देन स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें स्कार्सिटी मतलब लैक करना, कमी होना। ठीक है, आया समझ में? इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। मतलब इंडिया के पास इतना पैसा ही नहीं था, या कोई पैसा इतना लगाने को तैयार ही नहीं था जिससे क्या हो सके, टेरेसिंग हो सके। टेरेसिंग एक तरीका होता है, जो स्लोपिंग एरियाज रहते हैं, स्लोपिंग लैंड्स रहते हैं ना, उसमें जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो एक तरीके से स्टेप्स बना के क्रॉप्स उगाते हैं ताकि क्रॉप्स जो है वो अच्छे से उग पाए। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था टेरेसिंग में, या बाढ़ आ जाती थी तो फ्लड कंट्रोल के लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था कि बाढ़ आ रही है तो उसका कोई एक सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे क्रॉप्स अफेक्ट ना होए, और ना ही ड्रेनेज के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार था। तो स्कैरसिटी, इन्वेस्टमेंट की कमी होने के कारण भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या हो रहा था, गिर रहा था। ठीक है, ये 4 रीजन है जो आपको दिमाग में बिठा लेने हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्यों और खराब होने लगा, क्यों और लो रेट से ग्रो करने लगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से कमेंट करना है लेक्चर आपको कैसे लगा है, एंड देन फिर आपको अपने दोस्तों के साथ जो नहीं देख पा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर देना है, उनको भी बोलना है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।